बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम ऑनलाइन लेक्चर नंबर 13 ऑफिस में ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यूनिट नंबर 4 में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन की थी इससे पहले। ठीक है, कल वाले टॉपिक में हमने स्टडी किया था किस चीज़ के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में। लेकिन इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम को स्टार्ट किया था, डिफाइन किया था, फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हमने पढ़ लिए थे। फिर कल जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 4.8 पेज नंबर 1 to 101। टॉपिक नंबर 4.8 टॉपिक नंबर 4.8 पेज नंबर 121। ठीक है, अपने बुक के पेज नंबर 121 खोल ले। टॉपिक नंबर 4.8 स्टेबिलिटी। टॉपिक नंबर 4.8 स्टेबिलिटी, पेज नंबर 121। टॉपिक है स्टेबिलिटी। ठीक है, टॉपिक नंबर 4.8 स्टेबिलिटी। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी हमारे साथ एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम आते हैं कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर देते ताकि आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का जो टाइप्स है वो हमारे साथ टू टाइप्स है। ठीक है, एक है हमारे साथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह है। ठीक है, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों आया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों आया। अब इस तरह है डियर स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट लीनियर लाइन में मोशन कर रहे हैं या सर्कुलर लाइन में मोशन कर रहे हैं, लेकिन उस पे जो नेट फोर्सेस है या नेट टार जो है वो जीरो है। तो जब ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स और नेट टार जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो इसी बेस पे हमने डिवाइड किया है कि एक ऑब्जेक्ट तो मोशन कर रहे, ठीक है, लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन करे और उसकी ना वेलोसिटी में चेंज आती है, ना मतलब ना स्पीड में चेंज आता है, ना डायरेक्शन में चेंज आता है। तो उसी टाइम भी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने या ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया था, आपने पेन की तरफ देख ली तो पेन जो रोटेट हो रहा है वो यूनिफॉर्म रोटेशन परफॉर्म कर रही है। तो इस रोटेशन को की वजह से हमने इक्विलिब्रियम को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक वो इक्विलिब्रियम है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक वो इक्विलिब्रियम है जो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अब जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, टेबल पे पड़ा है, लेट्स सपोज ये बुक टेबल पे पड़ा है, लैपटॉप टेबल पे पड़ा है, या आप लोग खुद देख ली चेयर अपने घर के इर्द गिर्द चीजों की तरफ देख ली, ये सारी चीजें अपने एक खास पॉइंट पे पड़े हैं। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कैसा है, क्योंकि इस पे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैंने बुक को का एग्जांपल आप लोग को दिया था कल भी कि यहाँ पे मेरे साथ टेबल पे बुक पड़ा है, तो ये टेबल बुक पे अपवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ एक कर रही है। बुक का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में एक कर रही है, वो डाउनवर्ड की तरफ एक कर रही है, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से, अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से ये डिफरेंट फोर्सेस हो गए। जब डिफरेंट फोर्सेस हो गए तो इस डिफरेंट फोर्सेस होने की वजह से यहाँ पे यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक क्यों है कि ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो है जब ऑब्जेक्ट मोशन करे, ठीक है, चाहे वो रोटेटरी मोशन हो या ट्रांसलेटरी मोशन हो। अब याद रखिए स्टूडेंट्स
कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को फिर हमने मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक था डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, दूसरा था डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करे, उसके डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा, उसके स्पीड में भी चेंज नहीं आ रहा, तो उसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कहते हैं। कल मैंने आप लोगों को पैरेट ट्रूपर का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि वो उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, वो डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। या रेन ड्रॉप है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। अब डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा हो, ठीक है, एक खास मोशन के साथ, ना उसके मोशन में इंक्रीज आ रहा हो ना डिक्रीज आ रहा हो, एक प्रॉपर मोशन परफॉर्म करे, प्रॉपर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, तो उसी टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, कम्पैक्ट डेस्क ले लिए, मतलब सीडी-रोम में जब रोटेट हो रहा है डेस्क, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम कहते हैं। या आपने पेन की तरफ देखें तो यहाँ पे ये रोटेशन कौन सी है, ये डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये था हमारा कल का टॉपिक। आज हम स्टडी करें स्टेबिलिटी के बारे में, कि स्टेबिलिटी हमारे साथ एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल होने का मतलब क्या है, कि आप लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का बेस एरिया ज़्यादा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो गिरता नहीं है। लेट्स सपोज आप लोग देख लें कि एक स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट हो, जिस जिस ऑब्जेक्ट का हाइट कम है तो वो गिरता नहीं है, और जिस ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा है तो वो जल्दी गिर जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू स्मॉल हाइट वाला। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्टेबल है। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल है। इसी वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है स्टेबल, एक है अनस्टेबल, दूसरा है न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेबिलिटी हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअली स्टेबिलिटी है क्या चीज़। ठीक है, अच्छा आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखिए कि हम स्टेबिलिटी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स दैट चेंज इट्स ओरिएंटेशन इज रिमूव्ड। द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेबिलिटी क्या है, हम रेफर करते हैं एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि वो उस पर जब फोर्स अप्लाई हो जाए, ठीक है, उसकी पोजीशन में चेंज आ जाए, जब उसकी पे फोर्स अप्लाई हो जाए और उसकी पोजीशन में चेंज आ जाए, तो उस चेंज आने की वजह से उसका जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब हम वो वाले फोर्स रिमूव कर दे, वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दे और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन की तरफ आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेबल है। ठीक है, दोबारा देख लें, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट refer to the ability of the object। stability of an object refer to the ability of an object की वो ability to return to its original position, कि वो अपने original position की तरफ वापस आ जाए when the force that change its orientation, जब वो फोर्स हम रिमूव कर दें जो कि इसके ओरिएंटेशन को, इसके शेप को चेंज किए हुआ है। लेट्स सपोज आप लोग देख लिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल की तरफ देख ली, यहाँ पे फिगर की तरफ देख ली, ये कौन शेप हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कौन का ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब लेट सपोज मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और इसके ओरिएंटेशन को, मतलब ओरिएंटेशन का मतलब ये जिस तरह है, जिसके शेप को, मतलब ये अपवर्ड वर्टिकल हमने रखे हुए, इसके शेप में हमने चेंज लाया। ठीक है, इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, जब हमने इसे डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वापस अपनी पोजीशन तक जाएगा कब, जब हम इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए है वो रिमूव कर दे। ठीक है, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है इसे जब हम रिमूव कर दे तो ये वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये डिपेंड करता है किस चीज पे, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, या द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। व्हेन ए बॉडी इज स्टेबल इट डज नॉट टॉपल ओवर इजीली। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो वो इजीली गिरता नहीं है। एन अनस्टेबल बॉडी कैन टॉपल ओवर इजीली
टू फैक्टर अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनस्टेबल ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी गिर जाता है और स्टेबल ऑब्जेक्ट जल्दी गिरता नहीं है, ठीक है। टू फैक्टर अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दो फैक्टर डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस एरिया। सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है और बेस एरिया डिपेंड करती है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास किस तरह डिपेंड करता है और बेस एरिया किस तरह डिपेंड करती है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोबारा मैं एक बार बता दूं स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, आपके बुक में भी डिफिनीशन दिया गया है। स्टेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ हार्ड is to displace an object or system from equilibrium। स्टेबिलिटी हम किस तरह मेजर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना हार्ड हो उसे हम डिस्प्लेस करें, ठीक है, किस चीज से, इक्विलिब्रियम से। एक ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करें किस चीज से, इक्विलिब्रियम से, और वो अपने पोजीशन की तरफ वापस आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। रेसिंग कार, रीडिंग लैम्प एंड इवन ड्रिंकिंग ग्लासेस, आप लोग देखते हैं कि उसका जो फ्रंट बेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। या रेसिंग कार की तरफ अगर आप लोग देखें तो उसका जो बेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, वो लोअर होते हैं बहुत ज़्यादा। रेसिंग कार की तरफ देख लें तो आम कार के अलावा उसका जो पोजीशन है वो लोअर होती है। क्यों लोअर होती है, क्योंकि बेस एरिया ज़्यादा हो जाए, सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाए। जब सेंटर ऑफ मास कम हो तो वो कार जो है वो इजिली मोशन कर सके, इजिली आगे की तरफ जा सके, ठीक है। डिपेंड करता है किस चीज, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड बेस एरिया पे, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे किस तरह डिपेंड करती है और बेस एरिया पे किस तरह डिपेंड करती है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, when the center of mass, center of gravity of a body is high, then it is unstable as compared to the body whose center of mass, center of gravity is low। When the center of mass, center of gravity of a body is high, then it is unstable as compared to the body whose center of mass and center of gravity is low। अगर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है तो वो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल है। किस तरह अनस्टेबल है, सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि लेट सपोज एक टालर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या टाल बंदा है, ठीक है, एक वो बंदा जिसका हाइट ज्यादा हो, ठीक है, उसकी तरफ अगर आप लोग देख रहे, दूसरा वो बंदा जिसका हाइट कम हो, ठीक है। अब जिस बंदे का हाइट कम है, ठीक है, तो उसी का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, ठीक है। इसी तरह जो बंदा जिसका हाइट ज्यादा हो तो उसी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो हाई है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जो बंदा हाइटेड है तो वो इजीली गिर सकता है। क्यों इजीली गिर सकता है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो कि हमारे साथ जिसका हाइट कम हो, जो कि टायर बंदा हो। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जिस ऑब्जेक्ट का हाइट कम हो, जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो, तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दैट वन जिसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, वो हाई हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है बेस एरिया पे। लार्जर द बेस एरिया ऑफ द बॉडी, लार्जर इज द स्टेबिलिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट की बेस एरिया लार्जर है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। व्हेन द बेस एरिया इज स्मॉल देन द बॉडी इज लेस स्टेबल। अगर बेस एरिया स्मॉलर है तो ऑब्जेक्ट लेस स्टेबल होगा। अब किस तरह, इसके एग्जांपल देखें कि आप लोग अपने घर में ग्लास की तरफ देख ले, तो ग्लास का जो बेस एरिया है वो हमारे साथ लार्जर होती है। बेस एरिया क्या होती है, लार्जर होती है, ठीक है। तो उस लार्जर होने की वजह से वो ग्लास को हम जिस पॉइंट पर भी रखते तो वो हम इजीली रख सकते हैं, ठीक है। अगर ग्लास का बेस एरिया कम हो जाए तो ग्लास जो है वो इजीली गिर सकता है। या दूसरे पॉइंट ले ले, लैंप ले ली, ठीक है, रीडिंग लैंप, मतलब आप लोग स्टडी के लिए एक लैंप यूज करते हैं तो उसमें जब लाइट यूज कर लेते हैं आप लोग, ठीक है, तो वो उस लैंप का जो बेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जब बेस एरिया ज्यादा होता है तो बेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। कंसिडर टू ग्लासेस, दो ग्लासेस को कंसिडर करें। द सेंटर ऑफ mass and center of gravity of glass A is low while the center of while glass B is high। दो ग्लासेस को कंसिडर कर दे, एक ग्लास ए दूसरा ग्लास बी। ग्लास ए का जो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो है, ग्लास बी का जो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्लास बी का वो हाई है। When both the glasses are slightly disturbed, जब दोनों ग्लासेस को आप लोग डिस्टर्ब करें, the weight of glass A is still act in its base area, so it regain its original position। तो जब आप लोगों ने ग्लास ए को स्लाइडली थोड़ा सा डिस्टर्ब किया
तो ग्लास ए जो होगा वो अपने इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन वापस अपनी पोजीशन तक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, इसका जो बेस एरिया है वो ज्यादा है। ठीक है, द वेट ऑफ ग्लास बी एक्ट आउटसाइड द बेस एरिया सो इट टॉपल ओवर इट, इट इज लेस स्टेबल। अब इसी तरह ग्लास बी को डिस्टर्ब करें, जब आप ग्लास बी को डिस्टर्ब कर लें तो वो भी इस तरह मोशन स्टार्ट करेगा और ग्लास बी गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाई है और ये हमारे साथ लेस स्टेबल है, बेस एरिया भी लेस है, तो इसी वजह से ये लेस स्टेबल हो गया, ये ग्लास क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पोन की शेप की तरफ देख ले, ये बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एक है स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन इक्विलिब्रियम है, एक है स्टेबल, एक अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 केसेस हैं हमारे साथ। ठीक है, एक नंबर है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। हम आते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? When a body is slightly disturbed and it's regain its original orientation after the removal of force, the body is in stable equilibrium. When a body is slightly disturbed, अगर एक बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और वो अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाए आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, जब हम उस फोर्स को रिमूव कर दें, द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। जब एक ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे आप देख ले कि इस ऑब्जेक्ट पे हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें, इसे हम डिस्टर्ब कर दें, तो ये हमारे साथ टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हेन द बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब, इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज स्लाइटली राइज्ड। यहाँ पे आप देख ले कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज करें तो पहले सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट थी, और फिर जब हम इसे डिस्टर्ब करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास थोड़ा हाई हो जाएगी। जब थोड़ा सा हाई हो जाएगी, इसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेबल एज लॉन्ग एज द वर्टिकल लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द मास रिमेन इनसाइड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे इनसाइड ऑफ द बेस एरिया पे हमारे साथ वेट एक कर रही है या सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक कर रही है, तो इसी वजह से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा लेकिन वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसका जो बेस एरिया है वो ज्यादा है, आप देख सकते हैं बेस एरिया भी ज्यादा है और सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लोअर है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बुक लाइन अंडर टेबल, बुक टेबल पे पड़ा है ए कॉन्स्टेंट ऑन इट्स बेस एरिया, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया कि कौन जो है वो बेस एरिया पे खड़ा है। ठीक ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है when a body is slightly disturbed, when a body is slightly disturbed and it does not come back to its original orientation after removal of disturbing force। हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करें थोड़ा सा और वो अपनी पोजीशन पर, अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन, अपने ओरिएंटेशन का मतलब ओरिजिनल जगह की तरफ वापस ना आ जाए, जब हम डिस्टर्बेंस फोर्स को रिमूव कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देन इट इज कॉल्ड व्हाट? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, यहाँ पे ये वर्ड गलत है। ठीक है, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन ए बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब, जब एक बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें एंड इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन, और वो अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन की तरफ वापस नहीं आता, अब रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स, अगर हम उससे डिस्टर्बेंस फोर्स को क्या कर दे? रिमूव कर दे, then it is in stable equilibrium। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। when a body is slightly disturbed, its center of mass is lower। इसका जब हम बॉडी को स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो उसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाएगा। द डिस्टर्बेंस फोर्स मूव द वेट ऑफ द बॉडी टू एक आउटसाइड द बेस। तो अब डिस्टर्बेंस फोर्स जो है वो बेस ऑफ द एरिया की आउटसाइड एक करेगी, मतलब वेट आउटसाइड एक करेगी, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। एग्जांपल क्या है? पेंसिल वर्टिकली स्टैंड, आप पेंसिल को वर्टिकली स्टैंड कर ले, या कौन स्टैंड ऑन इट्स टिप, कौन जो है वो अपने टिप पे खड़े है। यहाँ पे देख लिया आप लोग इस फिगर की तरफ। ठीक है, ये हमारे साथ कौन है? इसको हमने बेस सॉरी अपने इस वर्टिकली से रखा हुआ है। ठीक है, अब जब हम इस कोन पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर दें और ये डिस्टर्ब हो जाए, ये कोन क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है,
तो आप देख लें कि इसका जो वेट है वो बेस के एरिया से आउटवर्ड एक्ट कर रही है। यहाँ पे आप देख लें ये वेट जो है वो बेस के एरिया के इंटरनल एक्ट कर रही थी, अब यहाँ पे आउटसाइड पे एक्ट कर रही है। ठीक है, जब आउटसाइड पे एक्ट करेगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साथ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, when a force is applied on the body its center of gravity neither rise nor lower than it is in neutral equilibrium। when a force is applied, जब आप लोग एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर दे उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ना ज्यादा हो जाए ना कम हो जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, when a force is applied on the body its center of gravity neither rise nor lower than it is in neutral equilibrium। जब एक फोर्स अप्लाई हो जाए ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ज्यादा हो जाए ना कम हो जाए। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी जो होगी वो न्यू पोजीशन होगी। देयर विल बी नो टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, उस ऑब्जेक्ट पे टार्क एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, नो टार्क उसमें क्रिएट नहीं होगी, मतलब पहले क्रिएट तो हो जाएगी लेकिन बाद में क्रिएट नहीं होगी। क्यों क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो एक खास एक्सिस से रोटेट नहीं हो रही है। ठीक है, वो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए, रोलिंग बॉल ले लिए। ठीक है, या आपके पास जो अपने बुक की तरफ देख लें। ठीक है, बुक में यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है, या यहाँ पे पहले देख ले फिर बुक की तरफ फिर बाद में उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तरफ देख लें कि यहाँ पे हमने कोन को बिल्कुल उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ठीक है, अब जब इस कोन को आप लोग डिस्टर्ब करें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे साथ लोअर नहीं होती ना हाई होती है, बल्कि वो सेम होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब इस कोन का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुक में एग्जांपल दिया गया है, आप लोग अपनी बुक की पेज नंबर 120 की तरफ 22 की तरफ देख लें, तो इसमें ये फिगर दिया गया है 4.20 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉल और बॉल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉल के इंटरनल हमने बॉल को रखा हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास को हमने पॉइंट किया हुआ है कि ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है। इस पे हमने स्लाइडली फोर्स अप्लाई कर लिया, इस बॉल पे हमने फोर्स अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। या बॉल को हमने अपोजिटली रख लिया, ठीक है, बॉल जो है वो रोटेट हो जाएगा, इस पोजीशन तक आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं हो रही, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख ले कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस पे हमने एक बॉल को रखा हुआ है, बॉल के सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी हमने लिया हुआ है। ठीक है, बॉल को आप लोग डिस्टर्ब करें, ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा लेकिन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्लास का एग्जाम्पल दे दिया था। ठीक है, आप ग्लास की तरफ देख लें। ठीक है, ये ग्लास का जो बेस एरिया है वो ज्यादा है, तो बेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्टेबल है। यहाँ पे रीडिंग लैम्प की तरफ देख रहे, लैम्प का जो बेस एरिया है वो ज़्यादा है, बेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये लैम्प जो है वो स्टेबल है। अगर बेस एरिया कम हो जाए तो ये लैम्प अनस्टेबल पर होगा। अगर ग्लास का बेस एरिया कम हो जाए तो बेस एरिया कम होने की वजह से ये ग्लास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, ये तो हमारे साथ इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, यहाँ पे ये टेडबेट्स में दिया गया है कि टाइट ट्रूपर वार्कर कैरी ऑन ए लॉन्ग नेरो, मतलब ये इस चीज़ का मतलब क्या है, टू स्टे बैलेंस व्हाइल वॉकिंग दैट टाइट ट्रूप दिस एक्रोबेट मस्ट कीप हर सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली अबव द रूप। आप लोगों ने बहुत सारे सर्कस में या मूवीज में देखी होगी कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं या सर्कस वाले जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह एक्ट कर रहे हैं कि वो एक रस्सी के ऊपर चल रहे हैं, रस्सी के ऊपर वो जाते हैं। ठीक है, अब जब वो रस्सी के ऊपर जाते हैं तो उसके साथ एक लॉन्ग रॉड भी होता है, एक बड़ा सा रॉड भी होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे उसके साथ ये राड क्यों होता है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ जो लॉन्ग राड है और ये रस्सी के ऊपर इजीली चल सकती है, तो इस तरह वजह क्या है कि ये इसलिए एक ये तो रस्सी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बारीक होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये किस तरह चल सकती है, ठीक है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि if the center of mass shift to one side, the gravity will exert a torque on the acrobat tends to cause the rotation about the roof and she will fall। यहाँ पे आप देख ले कि ये एक इस रूप के ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसके साथ अगर ये लॉन्ग रॉड नहीं होता, ठीक है, तो ये जिसका जो वेट है या सेंटर ऑफ मास है, तो वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाए। जब वो एक साइड पे शिफ्ट होती तो इसमें टार क्रिएट हो जाए और ये डाउनवर्ड की तरफ गिर जाती, मतलब अर्थ की तरफ गिर जाती। तो अब यहाँ पे इसके साथ ये राड मौजूद है, तो राड मौजूद होने की वजह से ये जब एक साइड पे गिरती है तो ये राड को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेती है। राड को क्या कर, लेट सपोज ये उसी दूसरी साइड पे गिरती है, मतलब लेट सपोज ये इस साइड पे गिर रही है, तो ये राड को इस साइड पे कर लेती है, ठीक है। जब राड को इस साइड पे कर ले तो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले तो इजीली ये रोप के ऊपर चल सकती है। या दोबारा अगर ये इस साइड की तरफ गिरती है तो ये इस रॉड को उसी साइड पे शिफ्ट कर लेता है। जब उसी साइड पे शिफ्ट कर ले तो वहां पे शिफ्ट होने की वजह से क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा और ये वो टाइट ऊपर पे जो वार्कर है या ये बच्ची जो है ये इजीली वॉक कर सकती है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि ये इस रस्सी के ऊपर किस तरह वॉक कर रही है, ठीक है। तो ये इस तरह वॉक कर रही है कि इसके साथ एक लॉन्ग रॉड होती है। वो राड का काम क्या है, उस राड का काम ये है कि ये जिस साइड पे गिर रही है तो ये उस राड को दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट कर लेता है ताकि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बैलेंस हो जाए। जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बैलेंस हो जाए तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए तो ऑब्जेक्ट इजीली मोशन कर सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेटेड वेट। यहाँ पे दोबारा देख ले, टू स्टे बैलेंस द एक्रोबेट मस्ट क्रिएट ए काउंटर क्लॉकवाइज टार्क हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन। इस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज की तरफ टार्क इसमें क्रिएट हो गया तो ये इस रॉड को क्लॉकवाइज की तरफ शिफ्ट करेगा। जब टार्क को क्लॉकवाइज की तरफ शिफ्ट कर ले तो शिफ्ट करने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा और दोनों बैलेंस हो जाए। जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बैलेंस हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस चीज में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया या ये बच्ची इक्विलिब्रियम में आ गई तो ये इसलिए रोटेशन सॉरी ये इसलिए मोशन कर सकती है इस रूप के ऊपर, ठीक है। दैट इज वाई टाइटरूबल वाकर कैरी ए लॉन्ग पोल। लॉन्ग पोल का मतलब क्या है कि उसके साथ एक लॉन्ग रॉड होता है, ठीक है। because the torque due to a force is to produce of the magnitude of force in the moment arm, because the torque due to a force is the product of magnitude of force and moment arm। torque जो है वो product of magnitude किस चीज के मैग्नीट्यूड के बराबर है, फोर्स और मोमेंट आर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। द ग्रेविटेशन फोर्स on the ends of the pole exert significant torque। ग्रेविटेशन पोल जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इस पोल पे जो है वो एग्जर्ट करेगी सिग्निफिकेंट टार्क। किस तरह सिग्निफिकेंट टार्क एग्जर्ट करेगी, मतलब इस रॉड को इसने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया। जब इसने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया तो इस साइड पे इसका जो मास है वो ज्यादा हो जाएगा। जब मास ज्यादा हो जाए नीचे इस पे वेट एक करेगी। जब वेट एक कर ले, ठीक है, तो वेट एक करने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें टार्क क्रिएट हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज टार्क बैलेंस हो जाएगा क्लॉकवाइज टार्क की, ठीक है। इसका मतलब है सिग्निफिकेंट टार्क क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, this thus the acrobat control the net torque acting on her center of gravity by manipulating the pole as the acrobat hold the pole low, moving her center of gravity close to the roof। अब उसने ये पोल जो है या ये यहाँ पे ये राड जो है वो बिल्कुल अपने इस रस्सी के साथ करीब रखा हुआ है, ठीक है। तो क्यों रखा हुआ है, इसी वजह से रखा हुआ है ताकि यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लो हो जाए और ये इजीली वॉक कर सके रूट के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे टॉय को भी देखा होगा कि उसका जो बेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, सेंटर ऑफ मास लोअर होती है।
तो जब आप उसे डिस्टर्ब करें तो वो वापस अपनी पोजीशन की तरफ जल्दी आती है। या यहाँ पे आप देख ले कि इसी तरह का टॉय भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये आप लोग के बुक में है, पेज नंबर 123 पे मौजूद है। इसी तरह की टॉय भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक लेट सपोज ये कबूतर है या पैरट है, जो भी चीज़ है, उसको आप अपने एक फिंगर पे खड़ा कर सकते हैं। क्यों खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जो बेस एरिया है वो ज़्यादा है, या सेंटर ऑफ मास क्या है वो लोअर है। तो सेंटर ऑफ मास और बेस एरिया लोअर होने की वजह से ये एक फिंगर पे खड़ी हो सकती है, ठीक है। ये था हमारे साथ क्या, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की तरफ एक बार फिर देख ले। स्टेबिलिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, stability of an object refer to the ability of an object to return to its original position when the force that change its orientation is removed. Stability क्या है? रेफर करते हैं हम ability of an object को। stability एक्चुअली है ability of an object टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, के वो अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आ जाए जब उस पे जो डिस्टर्बेंस फोर्स है या कोई और फोर्स हमने अप्लाई किया उसे हम रिमूव कर दें, ठीक है। The location of center of gravity is important for stability. Center of gravity क्या है? वो important है stability के लिए। When both body is stable, it does not topple over easily. An unstable body can topple over easily. Two factors affect the stability of a object. एक object अगर stable हो, topple का मतलब गिरना, एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल हो तो वो इसे नहीं गिरता, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं है तो वो इजीली गिर सकता है। डिपेंड किस चीज पे करता है? बेस एरिया पे करता है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हेन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी is high, then it is unstable as compared to the body whose mass or center of gravity is lower. अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेबल है। अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो तो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल है, ठीक है। बेस एरिया लार्जर द बेस एरिया ऑफ द बॉडी लार्जर इज द स्टेबिलिटी। अगर बेस एरिया लार्जर है तो ऑब्जेक्ट भी ज़्यादा स्टेबल है, अगर बेस एरिया कम है तो ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं है। लेट सपोज कंसिडर टू ग्लासेस, दो ग्लासेस को कंसिडर करें, एक ग्लास ए ले ले, दूसरा ग्लास बी। ग्लास ए का जो बेस एरिया है वो कम है और ग्लास बी का जो बेस एरिया है वो क्या है? वो ज़्यादा है, ठीक है। एक का बेस एरिया क्या है? ज़्यादा है, दूसरे का बेस एरिया कम है, ठीक है। बेस एरिया ज़्यादा और कम होने की वजह से, बेस एरिया ज़्यादा और कम होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेबल है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेबल है, ठीक है। तो इस स्टेबल होने की वजह से हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट नंबर ए या ग्लास ए। अब ग्लास बी का जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाई है और इसका जो बेस एरिया है वो लो है। इस लो होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ये क्या है? अनस्टेबल है। अब स्टेबिलिटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, थर्ड नंबर न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है, कि इक्विलिब्रियम को हमने 3 केसेस में डिवाइड किया है, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बेस पे, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल वो ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो? लोअर हो। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक, जब एक ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब करें और उसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक करे बेस एरिया पे, यानी मतलब यहाँ पे आप लोग देख लें कि इसको जब हमने डिस्टर्ब किया फिर भी इसका जो वेट है वो एक कर रही थी बेस एरिया की इंटरनल, तो ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पर आएगा, इसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। फिर हमारे साथ है अनस्टेबल। अनस्टेबल वो होता है जो जिसको हम डिस्टर्ब कर ले और उसका जो वेट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं करती बेस एरिया के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट गिर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अनस्टेबल का एग्जांपल कौन ले ली? कौन को हमने वर्टिकल स्टैंड अप किया हुआ है जिसका बेस एरिया स्मॉलर हो। फिर यहाँ पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या वो है जो कि जिससे हम रोटेट करें, ठीक है, सॉरी, जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें वो रोटेट हो जाए लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज नहीं आती, लेकिन उसका पोजीशन चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सॉरी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का बुक लाइन टेबल कांस्टेंट ऑन इट्स बेस एरिया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल पेंसिल वर्टिकली स्टैंड कांस्टेंट ऑन इट्स टिप, कौन को हमने इसके टिप पे खड़ा किए हुए, ठीक है। या यहाँ पे आप लोग एग्जांपल ले न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का रोलिंग बाल ले ली या रोलिंग कॉन ले ली, ठीक है। ये थी हमारे साथ टॉपिक नंबर 4.8 स्टेबिलिटी, ठीक है।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अपने साथ होमवर्क नोट करें। आपका आज का होमवर्क है लर्न टॉपिक सॉरी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पेज नंबर 120 पे है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जिसका भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, शाबाश। जी जुबैर बेटा, अपना माइक अनम्यूट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये जी समझाइए दोबारा। अच्छा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जब ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर दे और वो ऑब्जेक्ट अपने मतलब अपने पोजीशन से गिरता नहीं है, वापस अपनी पोजीशन की तरफ आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल की तरफ देख ले, ये कौन वाले एग्जांपल की तरफ देख ले। जी सर। ठीक है, यहाँ पे आप देख ले कि ये हमारे साथ स्टेबल है, जब हमने इसे डिस्टर्ब कर लिया लेकिन ये वापस अपनी पोजीशन की तरफ आता है या नहीं। आता है सर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे बी नंबर की तरफ देख ले, इसका जो बेस एरिया है वो स्मॉलर है। जब हम इसे डिस्टर्ब कर ले, ठीक है, तो जब जब हम इसे डिस्टर्ब करें तो ये वापस अपनी पोजीशन तक नहीं आता, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर जुबैर? यस। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हिजर जमशीद, अपना माइक अनम्यूट करे बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर जी न्यूटन इक्विलिब्रियम का सर जी ये डायग्राम जरा समझा दीजिए, फिगर 4.20। बुक वाला? अच्छा बेटा, देख ले बुक की तरफ। अच्छा, यहाँ पे बुक में जो फिगर दिया गया है 4.20, इसकी तरफ आप देख लें कि यहाँ पे हमने एक बॉल लिया हुआ है, एक बोर्ड लिया हुआ है। ठीक है, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उसमें हमारे साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होती। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास वही है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, तो जब आप इसे डिस्टर्ब करें, इस पोजीशन तक आप लोगों ने लेकर आया इसे, तो यहाँ पे भी इसका जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वही है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अपना पोजीशन सॉरी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। क्लियर बेटा? थैंक यू सर। वेलकम। हमायूं बेटा, अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा बेटा, अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो पूछते, शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ना समझाए। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर लेता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर ले, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। किस तरह, यहाँ पे आप एग्जांपल की तरफ देख लें कि ये कौन का एग्जांपल है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर हो गई है और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाई हो गई है। स्टेबल में हाई हो रही है और अनस्टेबल में लोअर हो रही है, लेकिन न्यूट्रल में जो है वो चेंज नहीं हो रही, न्यूट्रल में वही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होगी। क्लियर बेटा? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। अगर किसी और का क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। सर ईशान बेटा, अपना माइक म्यूट करें। अच्छा, अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, शाबाश। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।